नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 दिसंबर सन 2025। आज 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का स्थापना दिवस है। भारत में 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना हुई थी। यह दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि BSF देश की सीमाओं की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहाड़ों पर बर्फबारी से हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, धुंध और कोहरा बढ़ाएगा आमजन की परेशानी। हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, PM श्री विद्यालयों में मिलेगा व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान। हरियाणा ने बनाया विजन डॉक्यूमेंट, 50 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जानेंगे पूरी अपडेट। PM मोदी ने शेयर किया महाभारत केंद्र का अनुभव। मन की बात में बोले कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में आना विशेष। मोबाइल में एक्टिव सिम से ही चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम व स्नैपचैट। सिम हटाई तो ऐप हो जाएगा बंद। कंप्यूटर पर भी हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा। दावा, साइबर फ्रॉड इससे घटेगा। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की तैयारियों ने जोर पकड़ा। इस बार शिल्पकारों को मिलेगी ये खास सुविधाएं। नीट JEE एग्जाम 11वीं में भी कराने की तैयारी। 12वीं के नंबर भी जुड़ेंगे। कोचिंग 3 घंटे से ज्यादा नहीं। केंद्र जल्द ला सकता है ये बदलाव। खुशखबरी, गुरुग्राम में शुरू हुई 2 नई अटल मजदूर कैंटीन। मात्र 10 रुपए में मिलेगा भरपेट पौष्टिक भोजन। और भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया। पहले वनडे में विराट कोहली का शतक, कुलदीप ने 4 तो हर्षित ने 3 विकेट लिए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज से शीतलहर का अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद आज से हवाएं फिर से उत्तर पश्चिमी हो जाएंगी। इसके कारण नमी बढ़ेगी और ठंड का एहसास होगा। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध भी देखने को मिल सकती है। अभी रात का तापमान लगभग 8 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं दिन के तापमान की बात करें तो इसमें 1 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। आने वाले सप्ताह में अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। नवम्बर माह में भी हरियाणा में कम बारिश देखने को मिली है। ऐसा लगभग 25 साल में 5वीं बार ऐसी स्थिति आई है। इससे पहले साल 2011, 16 और 2021 और 2024 में भी नवंबर माह में बारिश नहीं हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 1 दिसंबर से पहाड़ों की ठंड मैदानों की ओर रुख करेगी। पड़ोसी राज्य पंजाब व राजस्थान में 4 दिसंबर तक शीतलहर चलेगी। इसका असर हरियाणा में भी दिखाई देगा। प्रदेश में धुंध लगभग 10 दिसंबर के बाद दस्तक देती है, लेकिन इस बार ये पहले शुरू हो सकती है। दिसंबर के पहले सप्ताह में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली टीचर मनीषा की मौत मामले की पहली 112 दिन बाद भी अनसुलझी है। 89 दिन से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI की टीम इस मामले में छानबीन कर रही है। टीम जांच के लिए 4 बार भिवानी पहुंच चुकी है। मनीषा मौत मामले में रविवार को गाँव ढाणी लक्ष्मण के मेन बस स्टैंड के पास BC चौपाल के आगे 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान पंचायत में पहुंचने वाले लोगों ने 1 दिन का उपवास रखा। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच अनंतराम शर्मा ने की। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि दिल्ली एम्स ने रोहतक PGI में हुए मनीषा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। CBI उनसे अब तक 5 से 6 बार पूछताछ कर चुकी है। वे समाज व ग्रामीणों से बातचीत करके आगे का फैसला लेंगे। संजय ने कहा कि CBI की जांच धीरे चल रही है। उनकी सरकार से मांग है कि जांच में तेजी लाई जाए। साथ ही वे CBI द्वारा की जा रही जांच से संतुष्ट हैं। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। हमने सरकार से मांग की है कि जांच कहां तक पहुंची है, इस बात को परिजनों को भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि जब मनीषा के पिता को CBI ने हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही है तो उसको सार्वजनिक करने में क्या हर्ज है। सुरेश ने कहा कि सरकार CBI से बात करे। अगर जल्दी मामले का खुलासा नहीं करती है तो 2 से 3 दिन में हम ग्रामीणों से बातचीत करके आगे की रणनीति तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोशीला और ओजस्वी अंदाज एक बार फिर से हरियाणा की धरती पर देखने को मिला। रविवार को योगी आदित्यनाथ झज्जर जिले के कबलाना गांव स्थित सिद्ध बाबा पालकनाथ आश्रम में एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने यहां भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया और विशाल आत्म भंडारे में साधु संतों तथा हजारों श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण किया। योगी आदित्यनाथ का कबलाना गाँव में पहुँचने पर संत समाज की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सनातन संस्कृति के महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है और इसी ने मानव विकास को एक दिशा भी दी है। कबलाना गांव के पालकनाथ धाम में मंच से योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कटोगे तो बटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीमा पार से दुश्मन 2 तरीकों यानी धर्मांतरण और नशे के नेटवर्क के जरिए देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए युवाओं को सतर्क रहने और समाज को संगठित करने की आवश्यकता है।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पीएमश्री विद्यालयों में छात्रों को जल्द ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से सभी जिला परियोजना संयोजकों को एक पत्र जारी किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। फरीदाबाद के 6 पीएमश्री विद्यालयों के लिए बजट भी निर्धारित किया गया है। जिन स्कूलों में व्यवसायिक कोर्स संचालित हो रहे हैं, वहाँ कक्षा 9 के छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी, कौशल प्रशिक्षण, उद्योग भ्रमण और इंटर्नशिप से जुड़े सभी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। इसके आधार पर प्रत्येक छात्र की विस्तृत प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिससे कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया और करियर योजना को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। छात्रों को उद्योग विशेषज्ञों द्वारा नियमित मार्गदर्शन और परामर्श भी दिया जाएगा। विशेषज्ञ उन्हें रोजगार अवसरों, उद्योगों में चल रहे रुझानों और स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। भविष्य के रोजगार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में बढ़ाई, विद्युत कार्य और कंप्यूटर तकनीक जैसे व्यवहारिक कौशल भी जोड़े गए हैं। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को पॉलिटेक्निक, आईटीआई और स्थानीय उद्योगों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि छात्रों को प्रारंभिक स्तर से ही व्यवहारिक अनुभव मिल सके। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को एक विस्तृत निर्देश जारी करते हुए अपराध और आपराधिक नेटवर्क पर दोहरी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि दिसंबर महीने में प्रदेश में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलेगा, जिसके तहत नशेड़ी, जुआरी, स्टोरियों और असामाजिक तत्वों के अड्डों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने पत्र में लिखा है कि चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी, एसपी इत्यादि ने 5 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक चले ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान आपने 3066 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा है, सैकड़ों के खिलाफ धारा लगाई है। इससे लोगों को बड़ी राहत पहुंची है। अब आशा की जानी चाहिए कि वहां भी अपने बिगड़े बोल और बेढंगे चाल चलन में सुधार लाएंगे। जेल में उनसे मिलने जुलने वालों पर नजर रखें, जेलरों से तालमेल रखें, ये तय करें कि वे वहां दोबारा ना शुरू हो जाएं। जो इस अवधि में जेल से बेल पा गए हैं, उनकी अच्छी खबर लें। ये सुनिश्चित करें कि बेल की शर्तों के अनुसार खुले में सांस लें। जो भी दोबारा नाखून दांत दिखाए, उसकी बेल कैंसिल कराकर दोबारा जेल ठोके। उनके बेल लेने वालों की भी खबर लें। जो अपराधी अब भी फरार हैं, उनको फौरन गिरफ्तार करें। उनके फोटो सर्कुलेट कर जिले के एसपी व लोगों से उनके ठिकानों के बारे में सूचना देने के लिए आग्रह करें और लुकआउट नोटिस जारी कराएं। कुख्यात अपराधियों के तार विदेश से जुड़े होते हैं, सबका पासपोर्ट रद्द करवाएं। डीजीपी ने कहा कि अक्सर शिकायत आती है कि गांव-गांव, शहर-शहर नशेड़ी, जुआरी, स्टोरियों और आवारागर्दों के अड्डे हैं। तो मैं चाहूंगा कि दिसंबर के महीने में आप ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलाएं। अंधेरे रास्ते जहां से माँ बहनों को आना जाना होता है, वहां पर लाइट लगवाएं, गश्त भेजें। डीजीपी ने मानवीय पहलू से कहा कि सर्दी का मौसम है, हर किसी के पास घर कंबल नहीं होता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इनकी सहायता करने को उद्यत रहते हैं। दोनों के बीच संपर्क स्थापित करें। सरकार की भी योजनाएं हैं तो इनको उससे भी जोड़ें। संकल्प लें कि आपके इलाके में कोई भी सर्दी से ना ठिठुरे, भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिषर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक के जरिए देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 25 नवम्बर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये सब देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। 2 दिन पहले उडुपी में हुए कार्यक्रम में भी मोदी ने कुरुक्षेत्र की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही है। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि तकरीबन 2 एकड़ में बने इस अनुभव केंद्र को 206 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार किया गया है। महाभारत थीम बेस्ड इस भव्य प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आपको यहाँ पर बता दें कि महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिषर करीब 2 एकड़ में बना है। केंद्र में अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें लाइटिंग से चक्र, धनुष बाण और कमल उभर आते दिखते हैं। दूर से आने वाले शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती है। दूसरे कक्ष में व्यास जी महाभारत गणेश जी को सुनाते हुए दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में वीणा की मधुर ध्वनि और व्यास की वॉइस ओवर है। तीसरे कक्ष में युद्ध के 18 दिनों को एक इंटरएक्टिव टाइमलाइन में दिखाया गया है। रथों की गर्जना, तीरों की बौछार और घोड़ों की टापों की ध्वनि गूंजती हुई सुनाई देती है। कुरुक्षेत्र के मैप पर
कौरव और पांडवों की सेनाएं चलती देख सकते हैं। जयद्रथ वध, भीष्म पतन और अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ना रोमांचित कर देगा। अगले कक्ष में कौरव और पांडवों की वंशावली मिलेगी। द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन का मछली की आंख को निशाना बनाना और कर्ण के सूर्यपुत्र पहचान, दैत्य क्रीड़ा और द्रौपदी का चीरहरण प्रसंग भी दिखाई देंगे। भीष्म और भीम की प्रतिज्ञा के स्वर भी सुनाई देंगे। केंद्र में भगवत गीता के मूल श्लोक को सेटअप किया गया है। कौरव और पांडवों की सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ मॉडल होगा, जहां प्रोजेक्शन से कृष्ण प्रकट होंगे। शांत म्यूजिक के बीच श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश देते हुए दिखाई देंगे। इस कक्ष में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया है। द्वारका नगरी का भव्य मॉडल, द्वारका का डूबना, समुद्र की लहरों की ध्वनि और कृष्ण के महिमा गान के साथ दिखेगा। साथ ही भगवान अपने विराट स्वरूप में कहते सुनाई देंगे, मैं सर्वत्र हूँ पर सर्वत्र मुझ में नहीं। प्रदर्शनी का समापन पांडवों के स्वर्ग यात्रा से होगा। प्रत्येक सीडी पर प्रोजेक्शन से युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण दिखेगा। पांडव अपनी द्रौपदी और कुत्ते के साथ स्वर्ग जाते दिखेंगे। इससे पहले का कक्ष भगवान के 10 अवतार की कहानी कहेगा। मत्स्य अवतार से कल्कि अवतार को दिखाया गया है। हरियाणा में वर्ष 2047 तक 50 लाख नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा। राज्य का विजन डॉक्यूमेंट 2047 रेडी है, जिसमें भविष्य के हरियाणा की तस्वीर प्रस्तुत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तैयार इस विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि कैसे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट अचीव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। इस विजन को पूरा करने में हरियाणा की भागीदारी तय करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट बना लिया गया है। इसे राष्ट्र के विजन डॉक्यूमेंट से कोऑर्डिनेशन करते हुए तैयार किया गया है। हरियाणा सरकार ने मिशन हरियाणा 2047 नामक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को $10 खरब तक पहुंचाने और 50 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए काम की शुरुआत कर दी है। हरियाणा 2047 विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा सुधार, खेती किसानी, तेज आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास का रोड मैप बनाया गया है। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम से श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से IMT मानेसर के सेक्टर 4 और सेक्टर 5 में 2 अटल किसान मजदूर कैंटीन का संचालन शुरू कर दिया गया है। यहाँ औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को मात्र ₹10 में अनलिमिटेड भोजन खाने को मिलेगा। बता दें कि IMT मानेसर में कुल 5 जगहों पर अटल मजदूर किसान कैंटीन खोली जाएगी। इनमें से 2 कैंटीन शुरू हो गई है और शेष 3 कैंटीनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले साल की शुरुआत में इन्हें भी संचालित किया जाएगा। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के आधिकारिक श्रमिकों को नाममात्र दर पर भरपेट भोजन का आनंद मिल सकेगा। IMT मानेसर जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में अटल मजदूर किसान कैंटीन खोलने का निश्चित तौर पर श्रमिकों को फायदा पहुंचेगा। उन्हें मात्र ₹10 में पौष्टिकता से भरपूर भरपेट भोजन का स्वाद चखने को मिलेगा। इससे उन्हें खाने के लिए ढाबों या फिर रेहड़ियों पर होने वाले भारी भरकम खर्च से छुटकारा भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने भारतीय कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत की थी। सूरजकुंड का अर्थ सूर्य की झील है। आज सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दक्षिण एशिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक है। इस मेले में एक थीम स्टेट और एक भागीदारी वाले देश को शामिल करना शुरू कर दिया है, जिससे यह और भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। वर्तमान में हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तैयारी के चलते ही मेघालय और उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। मिस्र को पहले ही पार्टनर कंट्री घोषित किया जा चुका है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के लिए 127 नई पक्की हट्स बनाई जाएंगी, जिसके बाद हट्स की संख्या बढ़ जाएगी। पहले से ही मेला परिसर में तकरीबन 1200 हट्स हैं। नई हट्स बनाने को मेले में जमीन को समतल किया जा रहा है। नव वर्ष में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक ये मेला लगाया जाएगा। मेला परिसर में जहां अलग से जगह होगी तो वहीं हट्स का निर्माण कराया जाएगा। मेले में पहले से ही अधिकांश हट्स कच्ची बनी हुई है। ऐसे में मेले के दौरान कभी बूंदाबांदी हो जाती है तो शिल्पकारों और बुनकरों का सामान खराब हो जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पक्की हट्स बनाई जाएंगी, जिससे कि अधिक से अधिक शिल्पकारों को स्टॉल अलॉट किए जाएंगे। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार रोहतक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार ना तो खुद बजट जारी करके काम करवा रही है और न ही विपक्ष को काम करने दे रही है। सांसद निधि का पैसा जारी होने के बावजूद भी 3 साल तक काम नहीं किया गया। कल संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लाखन माजरा व बहादुरगढ़ के स्टेडियमों के लिए सांसद निधि से पैसा दिया गया, लेकिन द्वेष भावना के कारण सरकार ने ये पैसा नहीं लगाया। सरकार ने खुद भी पिछले 11 साल से कोई बजट जारी नहीं किया, जिसके कारण
कांग्रेस के समय में बने स्टेडियमों की हालत जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सांसद निधि से पैसा साल 2023 में देने के बावजूद जिन अधिकारियों ने उसका प्रयोग नहीं किया, उनके खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 481 स्टेडियम बनाए थे, लेकिन सरकार ने पिछले 11 साल में स्टेडियमों की हालत सुधारने के लिए कोई भी बजट जारी नहीं किया। सरकार को तुरंत प्रभाव से स्टेडियमों में सुविधाओं के लिए बजट जारी करना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कॉमनवेल्थ गेमों को लेकर भी कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने का मौका भारत को मिला है, लेकिन उसे भी गुजरात में करवाया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए वहां पर सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा, जबकि हरियाणा के मेडल सबसे अधिक हैं, तो हरियाणा के भी कुछ जिलों को इसमें शामिल करना चाहिए था। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी। हम हरियाणा सरकार का इसमें साथ देते। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रांची के स्टेडियम में रविवार को साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर 349 रन बना लिए। जवाब में मेहमान टीम ने फाइट दिखाई, लेकिन टीम 332 रन ही बना सकी। भारत से विराट कोहली ने 135, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, तो वहीं हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। बड़े टारगेट के सामने साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। टीम ने 11 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। सीरीज का दूसरा वनडे अब 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय पारी में विराट कोहली ने वनडे में 52वां शतक लगाया। वे क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बैटर बन गए हैं। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक हैं। वहीं 20वें ओवर में रोहित शर्मा ने मार्को जॉनसन की बॉल पर छक्का लगाया। इसी के साथ वे वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय महाप्रबंधक भिवानी द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अप्रेंटिस आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 50% अंकों सहित 10वीं पास होना जरूरी है तथा आवेदक के पास से संबंधित क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। किसी भी उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि 3 दिसंबर 2025 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक रहेगी। वेल्डर, विद्युतकार, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, पेंटर, फिटर, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, कोपा और स्टेनो हिंदी के पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को एक नया आदेश दिया है। बता दें कि अब ये ऐप बगैर एक्टिव सिम के नहीं चल पाएंगे। सरकार ने यह निर्देश लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है। इससे लोग साइबर ठगों के चंगुल से फंसने से बच जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने मैसेजिंग वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिना एक्टिव सिम कार्ड के उनकी सेवाओं का उपयोग न किया जा सके। नए नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप को निश्चित करना होगा कि यूजर का सिम कार्ड ऐप से लगातार 90 दिनों तक लिंक रहे। व्हाट्सएप, वेब या फिर अन्य मैसेजिंग ऐप का वेब ब्राउजर में उपयोग करने वाले यूजर्स के लिए सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा की परत जोड़ दी है। अब यह ऐप अपने आप ही 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा से लॉगिन करने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा। इससे इन सेवाओं में दुरुपयोग की संभावना कम होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नवंबर महीने में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से फिर से बिकवाली शुरू कर दी है। उन्होंने इस महीने अब तक 3765 करोड़ रुपए निकाल लिए, जो अक्टूबर के मजबूत इनफ्लो के बाद एक बड़ा बदलाव है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकी फेड रिजर्व की ब्याज दरों की अनिश्चितता और वैश्विक जोखिमों ने निवेशकों का भरोसा कम किया है। इस साल अब तक कुल मिलाकर विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 1.43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है। घरेलू स्तर पर कुछ सेक्टर्स में ऊंची वैल्यूएशन और इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स का सुस्त प्रदर्शन भी भरोसे को कमजोर कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद कोई साफ ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। कुछ दिन बाइंग तो कुछ दिन सेलिंग हो रही है, लेकिन 27 नवंबर को निफ्टी और सेंसेक्स के रिकॉर्ड हाई ब्रेक करने से सेंटीमेंट सुधरा है। आगे की राह पर नजर डालें तो दिसंबर महीने में FPIs एक्टिविटी ज्यादातर अमेरिकी फेड रिजर्व के रेट कट सिग्नल्स और भारत अमेरिकी ट्रेड एग्रीमेंट्स की प्रोग्रेस पर निर्भर करेगी। अगर ये पॉजिटिव रहे तो बाजार में वापसी हो सकती है, वरना बिकवाली का सिलसिला जारी रह सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 28 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।